पेंडेमिक टाइम में ऑनलाइन क्लासेस का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमें लगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस का था, पारस एट होम का जो शेड्यूल था वो बिल्कुल ऐसे था जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था और हमें कहीं भी फील नहीं हुआ कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जो पारस में शेड्यूल होते हैं, ये UTFT और जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, उसमें हमारी कंप्लीट मतलब कि जो रिटन प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो चुकी थी है। तो हमें पेपर के टाइम में ऐसा लगता नहीं है कि हम पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो ये लगता है कि हमने तो बहुत बार दे लिया, अब तो ये कर ही देंगे आराम से। ऑनलाइन क्लासेस में जो भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं वो सभी के सभी ऑनलाइन क्लासेस में भी लेक्चर्स के बीच में जो होता है वो सभी चलता है। तो और बियॉन्ड सेक्शन होता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो वहाँ पे भी हमें वीडियो प्रोवाइड की जाती है, भाई आपकी पर्सनैलिटी ऐसे भी इम्प्रूव होगी। मैक्सिमम तो विशाल जी कहूँगा मैनेजमेंट का ही रोल है, क्योंकि हर वीकेंड पे मैनेजमेंट की तरफ से भी कॉल आती थी कि आपके लेक्चर्स ठीक से चल रहे हैं, टेस्ट दिया है क्या नहीं दिया। और बाय चांस कभी होमवर्क चेकिंग का रहता है, जैसे ऑनलाइन में बच्चे होमवर्क नहीं करते, तो होमवर्क का भी पैटर्न यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेट किया हुआ है, डेली में होमवर्क चेक होता है। तो किसी दिन बाय चांस आपका रह गया होमवर्क, तो वो बाद में नहीं डाल सकते आप, और उसका कॉल आता है कि आपका होमवर्क क्यों नहीं डाला आपने, क्यों नहीं है। ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन जो हमारा टेस्ट शेड्यूल है, टेक्स्ट के मार्क्स हो गए या ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो पेरेंट्स के पास भी जाती है, तो पता चलता है कि आपका बच्चा कहाँ पे स्टैंड का भी है। जो पार्स के बच्चे हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर इंस्टीट्यूट्स, पार्स इंस्टीट्यूट के सभी बच्चे उन क्वेश्चंस को करके आते हैं। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of Paras Institute. आज हैं हमारे साथ शुभम जिंदल और बात करेंगे उनकी फाउंडेशन की जर्नी के बारे में। शुभम, वेलकम टू द शो। थैंक यू विशाल। शुभम, सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही और आप सबसे पहले कौन सी सिटी से आते हैं? मेरी स्कूलिंग RKSD से रही है और मैं कैथल सिटी से आता हूँ। कैथल सिटी से। तो स्कूलिंग में जब आप होते हैं, जब हम लोग +2 में होते हैं, तो हमें ये कॉमर्स का डिसीजन लेना होता है 10वीं के बाद, तो ये डिसीजन कैसे आया? आपका खुद का था या फैमिली ने आपको कहा कि कॉमर्स? डिसीजन तो मेरा ही था, लेकिन कहीं तो DNA में ही कॉमर्स है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड में ही सभी ने कॉमर्स ही लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा बताइए फैमिली में कौन कौन जिसने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करी? मेरी 2 सिस्टर्स हैं, बड़ी है दोनों ने कॉमर्स लिया है, और मेरे चाचा जी हैं जो अभी है नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने भी कॉमर्स ली थी। उन्होंने कॉमर्स ली थी, तो कॉमर्स के बाद उन्होंने क्या चूज़ करा लाइफ में? अभी कॉमर्स के बाद चाचा जी की तो जॉब लगी थी, लेकिन क्योंकि ओल्ड में पहले होता था कि कॉमर्स करते ही मतलब कि लग जाते थे कॉलेज करने के बाद, और सिस्टर्स ने अभी एक ने MCOM की, एक अब MSc करेंगे। ओके, ठीक है। तो आपके स्कूलिंग में जो मार्क्स थे वो कैसे रहे +2 में? स्कूलिंग में मार्क्स मेरे 96.2 मार्क्स रहे हैं। क्या बात है, तो आप मतलब हमेशा 90s वाले स्टूडेंट रहे हैं। सो शुभम, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग कॉमर्स में होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फैमिली भी हमें बहुत चीज़ें बताती है, जैसे आपकी सिस्टर्स ने की। तो ये आपका CA का डिसीज़न कब आया कि मुझे CA करनी है? CA का डिसीज़न मेरा स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं था, बस ये पता था CA कुछ कोर्स होता है, लेकिन जब 12th में लास्ट में फाइनल पेपर के टाइम आया, तब हमारा सेमिनार हुआ था, तो उसमें राकेश सर आए थे, वहाँ पे CA के बारे में बताया कि क्या क्या बेनिफिट है, कैसे करनी चाहिए, कब पेपर्स अटेंड होते हैं, कितने टाइम पीरियड की है, तो फिर मन बना कि हाँ CA करनी चाहिए, अच्छा कोर्स है ये। अच्छा कोर्स है। तो फाउंडेशन के बारे में आपने एक सेमिनार अटेंड करा राकेश सर का, जो कि आपके स्कूल में हुआ था। जी सर। और उसमें आपको पता चला कि पारस इंस्टीट्यूट के बारे में। जी। तो जब हम पारस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी समय से पारस इंस्टीट्यूट के अचीवर्स, टॉपर्स को इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ऐसे में बातें आती हैं उनकी स्ट्रेटजीज़ की। और आपने जो पारस इंस्टीट्यूट का कोर्स किया है वो आपने लॉकडाउन के दौरान किया है। जी। ऐसे में ऑनलाइन जब कोचिंग का दौर एकदम से बूम पर आ गया, तो पारस बहुत एक्टिवली ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर कर रहा था, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन क्लासेस को? पेंडेमिक टाइम में ऑनलाइन क्लासेस का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमें लगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस का था, पारस एट होम का जो शेड्यूल था,
वो बिल्कुल ऐसे था जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था और हमें कहीं भी फील नहीं हुआ कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। डेफिनेटली आप पारस इंस्टीट्यूट के सेकंड टॉपर भी है, इसलिए हम लोग आज इंटरव्यू कर रहे हैं। तो शुभम, एक चीज़ बताइए, सब्जेक्ट वाइज पहले आप अपने मार्क्स बताइए कि कैसे कैसे आपके मार्क्स हैं। सब्जेक्ट वाइज अकाउंट्स में मेरे 95 हैं और लॉ में 80, क्या बात है। मैथमेटिक्स में मेरे 81 है और इकोनॉमिक्स एंड बीसीआर में मेरे 75 है। क्या बात है, तो आपके हाईएस्ट अकाउंट्स में है। जी विशाल। क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई और इसमें आपका कितना योगदान था, और पारस इंस्टीट्यूट का, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, मतलब आप जब मार्क्स अचीव कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जी चीज़ है। सर, इसमें अकाउंट्स वाले सर का बहुत रोल था, सुरेंद्र सर। उन्होंने मतलब कि जो काम देते थे हम रेगुलर करते थे। जो काम मिला है वो रेगुलर करेंगे तो मतलब कि डेली वेज में करना पड़ता था। अगर हम पेंडिंग छोड़ देते हैं तो बाद में वो पेंडिंग ही रहता है, वो कभी कवर नहीं होएगा। तो हमें डेली में काम करते थे वो होमवर्क, और यही है कि डेली में अगर हम कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और हम सडनली इकट्ठे एक बार में टॉपिक करेंगे तो वो टॉपिक में फिर कहीं ना कहीं रह जाता है। वो प्रॉब्लम आती है। तो अच्छा, आपके यार लॉ में 80 नंबर है यार, लॉ में 80 लाना है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लॉ टफ भी है क्योंकि आप +2 के बाद ऑब्वियस है लॉ में एकदम स्विच कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स आपके पहले जैसे लेट्स से पढ़े भी होते हैं, आपने +2 पढ़े हैं। लॉ में 80 लाना तो ये बहुत चैलेंजिंग है। इसके बारे में बताइए कि क्या स्ट्रेटेजी थी। मेरे को पहले तो लगा बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, मैंने स्टार्टिंग से ही फोकस किया। तो जो रीडिंग पैटर्न था, जितनी लॉ की लैंग्वेज थी एज इट इज़ रीड करने की कोशिश की, लेकिन सबको पता है लॉ की लैंग्वेज है ऐसे की ऐसी नहीं याद होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो हमारे सर हैं गौरव सर, उन्होंने भी हमें रिटन पैटर्न बताया, भी ऐसे लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, इस वे में याद करो। तो और जितनी भी रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जो पारस में शेड्यूल होते हैं ये UTFT और जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, उसमें हमारी कंप्लीट मतलब कि जो रिटन प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। तो हमें पेपर के टाइम में ऐसा लगता नहीं है कि हम पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो ये लगता है कि हमने तो बहुत बार दे लिया, अब तो ये कर ही देंगे आराम से। क्योंकि जब हम बहुत सारे इंटरव्यू करते हैं तो ये UTFTs के बारे में बहुत बहुत बातें होती हैं। तो आप भी अपनी सक्सेस के पीछे UTFTs को क्रेडिट देते हैं। जी विशाल जी, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है तो बहुत ही बर्डन होता है, सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट और सभी सिलेबस दोबारा से रिवाइज करना एक बर्डन लगता है, और ना ही मन करता है भाई हम स्टार्टिंग से दोबारा से पढ़ें उनको। लेकिन जब UTFT आए तो ये होता है कि हाँ टेस्ट है, हमें प्रिपेयर करना है। तो जो UTFT का पैटर्न था मैक्सिमम कहीं तो कंप्लीट रोल उसी का ही है UTFT का। आप जैसे कैथल से हैं और कैथल में हमारा वर्चुअल सेंटर है, ठीक है, तो आपको वर्चुअल सेंटर की भी सपोर्ट मिली, आपने क्या विजिट किया वर्चुअल सेंटर? इस विशाल मैंने वर्चुअल सेंटर पे भी विज़िट किया है। वहाँ पे टीचर्स रिसेप्शन पे और सभी अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे मैंने कई बार विज़िट किया बुक्स के लिए, और वैसे भी जो भी प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं विज़िट कर लेता था, और वहीं पे मैंने UTFT भी दी है। अच्छा, वहीं आपने UTFT दिया, बाकी आपका जो पूरा जो स्टडी का जो सेटअप था वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू था? नहीं, मेरा वर्चुअल था, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी टाइम मैनेज करने में स्टार्टिंग में। तो थोड़ा पेंडेमिक का भी टाइम था, तो कभी खुल रहे हैं सेंटर्स, कभी बंद हो रहे हैं। तो पारस मैनेजमेंट ने यही सजेस्ट किया कि आप ऑनलाइन में करो, और जो टेस्ट सीरीज़ होंगी वो सेंटर पे दो सभी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होए और आपको आने जाने में दिक्कत भी ना हो। जो आपने ऑनलाइन क्लासेस पारस इंस्टीट्यूट की अटेंड करी, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? किस तरीके से पारस इंस्टीट्यूट आपका पढ़ाने का पैटर्न सेट करता था? पढ़ाने का पैटर्न उनका मैनेज होता था, भाई इस डे में इतने लेक्चर्स आएंगे। जो हमें नेक्स्ट डे लेक्चर्स देखने होते थे वो उसका शेड्यूल उससे पहले दिन आ जाता था, तो हमें रहता था भाई इतने टाइम में ही देखना है। और ये डेली में लेक्चर्स आते थे तो हमें उसी दिन देखने पड़ते थे, तो इसे डिले भी नहीं किया जा सकता था। तो ये एक रेगुलरिटी बन जाती है बच्चे में कि हाँ अब लेक्चर है, दोबारा नहीं मिलेंगे भाई देखो। लेकिन बाय चांस किसी की प्रॉब्लम है तो रह जाता है, तो बैकअप मिल जाता है। बैकअप मिल जाता है। तो अभी आप जैसे इंटरमीडिएट की भी तैयारी कर रहे हैं, जी विशाल। ठीक है, और आप बोथ ग्रुप कर रहे हैं, जी ठीक है। बोथ ग्रुप अपने आप में करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पर आपने जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी और आप जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्या फ़र्क लगता है आपको इन दोनों में? ऑनलाइन क्लासेस में जो हम करते हैं उसमें स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन जो हम ऑफलाइन में करते हैं तो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी इंक्रीज़ होकर आती है। हमें
पता चलता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, इंडिपेंडेंट बनते हैं हम अपने आप में ही। ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको वैसे ऐसे सेशंस डिलीवर होते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस, क्योंकि सीए को थोड़ा सा ऐसे कंसीडर किया जाता है कि ये ना टफ कोर्स है ना, एक शुरू से डराया भी जाता है, और अधिकांश लोग जो मतलब जो नहीं कर पाते या जो नहीं स्ट्रीम में है वो औरों को डराते भी हैं। तो आप क्या आपको लगता है कि सीए टफ कोर्स है? सीए टफ कोर्स तो मैं नहीं कहता, क्योंकि अगर कोई बच्चा सीटिंग से गुड सीटिंग रखे और मेंटली प्रिपेयर होके अच्छे से स्टार्टिंग से स्मार्ट वर्क करे तो सीए इतना टफ कोर्स नहीं है, क्योंकि ये सभी कोर्स एक ही जैसे होते हैं, तो इसमें इतना वो है नहीं है। ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस में टाइम मैनेजमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के कितनी क्लासेस आपकी रहती हैं? ऑनलाइन क्लासेस में जो भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं वो सभी के सभी ऑनलाइन क्लासेस में भी लेक्चर्स के बीच में जो होता है वो सभी चलता है। तो और बियॉन्ड सेक्शन होता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो वहाँ पे भी हमें वीडियो प्रोवाइड की जाती है, भी आपकी पर्सनैलिटी ऐसे भी इम्प्रूव होगी। ओके। जब हम पारस की बात करते हैं तो पारस की मैनेजमेंट की बहुत बातें की जाती है, और ऑनलाइन कोर्स में एक ऑनलाइन स्टडी में उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम ऑफलाइन देखें तो बहुत बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा स्टाफ है, और वर्चुअल सेंटर्स पे भी बहुत बड़ी टीम है। तो ऐसे में आपको ऑनलाइन सपोर्ट में कितना मैनेजमेंट का रोल रहा है? मैक्सिमम तो विशाल जी कहूँगा मैनेजमेंट का ही रोल है, क्योंकि हर वीकेंड पे मैनेजमेंट की तरफ से भी कॉल आती थी कि आपके लेक्चर्स ठीक से चल रहे हैं, टेस्ट दिया है क्या नहीं दिया, और बाय चांस कभी होमवर्क चेकिंग का रहता है, जैसे ऑनलाइन में बच्चे होमवर्क नहीं करते तो होमवर्क का भी पैटर्न यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेट किया हुआ है, डेली में होमवर्क चेक होता है। तो किसी दिन बाय चांस आपका रह गया होमवर्क तो वो बाद में नहीं डाल सकते आप, और उसका कॉल आता है कि आपका होमवर्क क्यों नहीं डाला आपने क्यों नहीं है। ऑनलाइन जब क्लासेस होती है तो पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है आपकी, मतलब ऑनलाइन ही, कि वो पेरेंट्स से बातचीत करते हैं? आप कभी शिकायत लगाइए पारस इंस्टीट्यूट? ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन जो हमारा टेस्ट शेड्यूल है, टेक्स्ट के मार्क्स हो गए या ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो पेरेंट्स के पास भी जाती है, तो पता चलता है कि आपका बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। स्टडी मटेरियल कैसा है पारस इंस्टीट्यूट का एज़ कम्पेयर टू ICAI? ICAI से मैं कहूँगा मोर देन 100 बैठ रहा है, क्योंकि उसमें ओवरऑल कवर किया हुआ है सभी, मतलब कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे जब तक के क्वेश्चन उठा के डाल रखे हैं। ठीक है। ये मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट का 25 साल का एक्सपीरियंस है, जो मेन फैकल्टी है वो उनको 25 साल हो गया पढ़ाते हुए, और कहते हमारे पैदा होने से पहले के भी सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि क्या हम लोग करके आने वाले हैं पेपर में। तो अच्छा, इसका कितना बेनिफिट मिलता है यार? शुभम एक चीज़ बताओ कि भाई 25 साल है ना, 25 साल के पेपर्स, तब के नोट्स, उतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी को, और जो मेन फैकल्टी है उनको तो 25 साल हो ही गए हैं, तो ये कितना आपको सपोर्ट करता है अपने इस करियर को बहुत तेज़ी से और बहुत इजीली ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए? सर जी, ये मतलब कि जो फैकल्टी है, जो हम 25 साल का वो है एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही मतलब कि अच्छा है, क्योंकि इससे हमें नॉलेज मिलती है। ये हमें सब बताते हैं कि हम इनका एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे कैसे दौर आए हैं लाइफ में और क्या आगे आपको देखना पड़ सकता है। तो उसके हिसाब से हमें कंप्लीट प्रिपेयर करके रखते हैं कि कुछ भी आए, अगर बाहर से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये बाहर से, आप करके आओ। और होता भी है, जो पारस के बच्चे हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर इंस्टीट्यूट्स, पारस इंस्टीट्यूट के सभी बच्चे उन क्वेश्चंस को करके आते हैं। ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहता है पारस इंस्टीट्यूट का? मतलब क्योंकि आप दोस्तों में तो चर्चाएं होती हैं ना, वजह अब अगर थोड़ी सी कंपैरिजन की जब बात आई है तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, हम बड़े स्ट्रांग होते हैं कि यार मुझे तो पारस में ही जाना है, ठीक है, तो कहीं कुछ हुआ ऐसे आपके फ्रेंड्स के साथ कि लेट्स से जिनका फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाया या कुछ ऐसा? फ्रेंड्स का तो अभी हम सभी ने इकट्ठे पारस से किया। अच्छा, ठीक है, तो सबका क्लियर हो गया? क्लियर, सभी क्लियर, सभी को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। उनका भी हम लोग इंटरव्यू करेंगे, इसी तरीके से चर्चाएं करेंगे। शुभम, क्या होता है ना कि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं, मतलब जब हम +2 करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कॉलेज में जाएंगे हमें ऐसा माहौल मिलेगा, या जो बच्चे BCom करते हैं, तो ऐसे में आपकी जो +2 है वो तो पैंडेमिक में ही निकल गई, ठीक है, तो आपकी क्लासेस घर से ही कंडक्ट हुई। ऐसे में जब आप इंस्टीट्यूट पे आते हो, पारस इंस्टीट्यूट पे आते हो, तो क्या आपको वैसा कॉलेज जैसा माहौल मिलता है या एक सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूट जैसा मिलता है कि आप वो अपनी कॉलेज लाइफ को मिस करते हैं? जी विशाल जी, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट पूछा आपने। ये 12th में जो हमने मिस किया था क्लास लाइफ और सभी फ्रेंड सर्कल को,
ये हमने इधर पारस इंस्टीट्यूट में जब से ज्वाइन किया है, मेरे को एक बार भी फील नहीं हुआ कि मैंने कॉलेज नहीं ज्वाइन कर रखा। यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कॉलेज में नहीं हूँ। मेरे को बिल्कुल कॉलेज लाइफ लगी। यहाँ पे कोई भी टीचर ऐसे नहीं रखता कि हम आपके टीचर्स हैं, वो ऐसे रखते कि हम आपके दोस्त हैं, हमसे जो भी बात शेयर करना चाहो करो, आपको जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम शेयर करो। और यहाँ तक कि जिसको परफॉर्मेंस तक करनी हो ना बच्चे को, जैसे कॉलेज में परफॉर्मेंस होती है, सिंगिंग करनी हो, तो वो माहौल भी रहता है। तो ये यहाँ का यही शेड्यूल है कि आप स्टडी पे ही फोकस मत करो, आप ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करो। ओके, तो शुभम, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जब आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं और इंटरमीडिएट में बोथ ग्रुप, सुन के डर लगता है, ठीक है, और ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है आपकी अपनी मेहनत और पारस इंस्टीट्यूट का सपोर्ट। तो ऐसे में आपको क्या सपोर्ट मिलती है पारस इंस्टीट्यूट पे, और ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मुझे बोथ ग्रुप करने हैं? टीचर्स ने आपको मोटिवेट करा था या आपको पर्सनली लगा कि मुझे करना है? विशाल जी, इसमें फाउंडेशन में ही जब क्लासेस लगी 1-2 मंथ्स हुए, तो बीच में एक सेमिनार भी हुआ था जिसमें टीचर्स ने बताया था बेनिफिट आपको बहुत ग्रुप आगे के लिए प्रिपरेशन करोगे तब आपको बहुत ग्रुप लेना है या सिंगल ग्रुप लेना है। तो उसके लिए मैंने सोचा भी बहुत ग्रुप ठीक रहेगा। और यहाँ पर एक पीछे मोटिव ये भी था, जो टीचर्स हैं सभी एक्सपीरियंस्ड है, सभी का 25 ईयर्स और मोर फैकल्टी एक्सपीरियंस है। तो मेरे को ये भी बेनिफिट हुआ कि हाँ, इधर से करेंगे तो हो जाएगा। शुभम, मुझे एक चीज़ बताओ यार, किसी भी इंस्टीट्यूट का चयन करते हुए आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? विशाल जी, इसमें हमें मेन तो 4 से 5 पॉइंट्स ज़रूर देखने चाहिए कि उस इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट कैसा रहा है। 1-2 साल का नहीं, कई सालों से कैसा रिज़ल्ट रहा है, पिछले बच्चों को क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैनेजमेंट का कैसा रोल है, फैकल्टी कितनी प्रोवाइड कर रही है सर्विस, और फैकल्टी कितनी कॉन्टीन्यूस है, मतलब कि चेंज तो नहीं हो रही बार बार टीचर्स, क्योंकि बार बार अगर फैकल्टी चेंज होएगी तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बनता कि स्टडी लेवल क्या कराई जाए, क्या चीज़ करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो एक फैकल्टी के हिसाब से एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो क्या पारस इंस्टीट्यूट आपकी इन सभी उम्मीदों पे खरा उतरा? जी विशाल जी। तो एक चीज़ क्या है जो आप पारस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी को कहना चाहोगे, उनकी मैनेजमेंट को कहना चाहोगे? पारस के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पारस इज़ अ गोल्ड। क्या बात है, उसके नाम में गोल्ड है, देखिए। और वो सभी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो या तो सीए करने से डरते हैं या फिर जो अचीवर्स हैं, टॉपर्स हैं, आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं पारस इंस्टीट्यूट के, उनसे एक मोटिवेशन तलाशते हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? मैं जो सीए कोर्स से डरते हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि ये कोर्स इतना टफ नहीं है जितना बाहर मार्केट में या सोसाइटी में जितनी इसके बारे में अफवाह है। ये बस थोड़ा खुद के ऊपर भी होता है कि, और टीचर्स के ऊपर भी होता है कि आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम खुद की तरफ से भी सेल्फ डेडिकेटेड होके सिटिंग करके और मेंटली प्रिपेयर होके करें तो ये कोर्स इतना टफ नहीं है। तो हम सभी को ये करना चाहिए। ओके, और एक ऐसा क्या ख्वाब है जो सबसे पहले आप सीए बनने के बाद पूरा करने वाले हैं? मेरे को सीए बनने के बाद एक घर बनवाना है खुद के पैसों से। क्या बात है। और घर में अभी कैसा माहौल होता है, क्योंकि आपने अचीव किया है, तो इसमें आपके पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट मिल रही है और उनको पारस इंस्टीट्यूट पे कितना भरोसा है? मेरे पेरेंट्स को पारस इंस्टीट्यूट पे बहुत भरोसा है, तभी उन्होंने यहाँ पे हिसार में मेरे को अकेला भेज दिया। और मेरे रिज़ल्ट आते हुए ही, मेरे रिज़ल्ट देखकर पेरेंट्स बहुत खुश हुए। थैंक यू सो मच शुभम फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू, एंड वी विश कि आप जल्दी से अपना एक ख्वाब पूरा करें, आपका खुद का घर बनाने का। थैंक यू so विशाल। much. थैंक यू।